एवरीवन, क्लास 12th CBSE विषय हिंदी। डियर स्टूडेंट, आज मैं 18 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको करा रही हूँ। हमारा पार्ट था जाति प्रथा और श्रम विभाजन तथा इसका दूसरा पार्ट था मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही रूप न मानने के पीछे अंबेडकर ने क्या तर्क दिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर ने क्या तर्क दिए। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक वर्गविहीन समाज की कल्पना की थी। ठीक है, उन्होंने जाति प्रथा को ही श्रम विभाजन का आधार बनाने का खुलकर विरोध किया था। जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे, जो भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने जाति प्रथा के आधार पर श्रम का विभाजन करने पर का उन्होंने खुलकर विरोध किया। उनके अनुसार उनका मानना था कि ऐसा करने पर श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी हो जाएगा। वो ये मानते थे, अगर हम जाति प्रथा के आधार पर व्यक्ति के पेशे का विभाजन करें तो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक का भी विभाजन हो जाएगा। ठीक है, जो अनुचित है, ऐसा बिल्कुल भी गलत है। उन्होंने पहला तर्क क्या दिया कि जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन से श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन हो जाएगा, जो कि अस्वाभाविक है, अनुचित है। दूसरा तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे श्रम विभाजन से लोगों में अपने कार्य के प्रति उदासीनता का भाव आता है। ठीक है, क्योंकि यह उनकी पसंद का कार्य नहीं होता। अब हर किसी की पसंद का ये कार्य नहीं है कि उसकी जाति जो कार्य कर रही है वही कार्य उसे करना है। तो इससे कार्य में, जब किसी कार्य को करने की आपकी रुचि नहीं है, बिना रुचि के हम उस काम को कर रहे हैं, तो आप सोचिए, नेचुरल सी बात है, बिना रुचि के काम करने पर वो काम उतना अच्छे से नहीं होगा। इससे कार्य के प्रति उदासीनता का भाव रहेगा। थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा, तीसरा तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि वे अपनी जाति विशेष पर थोपे गए कार्य के कारण दूसरी जातियों की अपेक्षा पीछे रह जाते हैं। इससे उनमें हीन भावना से वो व्यक्ति ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जाति प्रथा पर आधारित ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो समाज में हे दृष्टि से देखे जाते हैं। ठीक है, समझ आए 3 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट उन्होंने कहा कि इस प्रकार जाति प्रथा पर आधारित थोपे गए कार्य से मनुष्य अपनी कार्य क्षमता, योग्यता आदि का अधिकतम उपयोग नहीं कर सकता, कि जबरदस्ती किसी पर उसकी जाति के आधार पर उसे कार्य थोप दिया जाए तो इससे उसकी कार्य कुशलता और योग्यता का सही से उपयोग नहीं हो पाता। ठीक है, ये समझ आया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जाति प्रथा को श्रम विभाजन का रूप न मानने के पीछे क्या क्या तर्क दिए। फर्स्ट तर्क उन्होंने ये दिया कि श्रम विभाजन के साथ साथ जाति प्रथा के आधार पर अगर हम श्रम का विभाजन करते हैं तो इससे श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी हो जाता है, जो कि अनुचित है। ओके, दूसरा तर्क उन्होंने दिया, दूसरा तर्क देते हुए वो कहते हैं कि ऐसे श्रम विभाजन से लोग अपने कार्यों के प्रति उनमें उदासीनता आ जाती है। तीसरा तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि अपनी जाति विशेष पर थोपे गए कार्य के कारण दूसरी जातियों की अपेक्षा उन्हें हीन भावनाग्रस्त हो जाती है। लास्ट तर्क उन्होंने ये दिया कि अगर जाति के आधार पर व्यक्ति के श्रम का विभाजन कर दिया जाता है तो इससे मनुष्य अपनी कार्य क्षमता, योग्यता आदि का अधिकतम उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, समझ आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, जाति प्रथा समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का एक कारण कैसे बनती है? क्या यह स्थिति आज भी है? क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का एक कारण कैसे बनती है? क्या यह समस्या आज भी यह स्थिति है? देखिए,
भारतीय समाज में श्रम विभाजन या रोजगार जाति प्रथा के आधार पर तय किया जाता है। भारतीय समाज में श्रम विभाजन या रोजगार जाति प्रथा के आधार पर तय किया जाता है। श्रम विभाजन से पूर्व व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, कार्य के प्रति उसकी रुचि, अनुभव आदि को महत्व नहीं दिया जाता। व्यक्ति की रुचि, उसकी योग्यता, उसके अनुभव, इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, इनको महत्व नहीं दिया जाता, ठीक है। बल्कि थोपे गए कार्यों को वे बोझ समझकर व्यक्ति करता है और अपेक्षित परिणाम न आने पर, जब अच्छा परिणाम नहीं आता तो उसे वह पेशा छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन कई बार तकनीकी और परिवर्तन प्रक्रियाओं के कारण व्यवसाय संकट में पड़ जाता है, बाजार में वो काफ़ी पिछड़ जाता है, तो भी उसे वह पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं होती। फलस्वरूप वह भुखमरी का शिकार हो जाता है। इसी तरह नवयुवक अपनी जाति विशेष पर थोपे गए पेशे को पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें किसी अन्य पेशे में दक्षता प्राप्त होती है। ऐसे में कोई भी कार्य शुरू न करने से वह बेरोजगार ही रह जाते हैं। देखिए भुखमरी कैसे आती है और बेरोजगारी कैसे बढ़ती है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का एक कारण बनती है। समझ आया कि जब किसी व्यक्ति पर, ठीक है, श्रम विभाजन से पूर्व व्यक्ति की योग्यता, उसकी क्षमता, उसके कार्य के प्रति उसकी रुचि, उसके अनुभव को महत्व ना देकर वह जब कोई कार्य उसे उसकी जाति के अनुसार थोप दिया जाता है तो अब उसके अच्छे परिणाम नहीं निकलते और वह पेशा उसे छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है। कई बार नई तकनीकी और परिवर्तन प्रक्रियाओं के कारण व्यवसाय संकट में पड़ जाता है और बाजार में वह काफ़ी पिछड़ जाता है, तो उसे वह पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं होती। फलस्वरूप वह भुखमरी का शिकार हो जाता है। इसी कारण कुछ नवयुवक अपनी जाति विशेष पर थोपे गए पेशे को पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें किसी अन्य पेशे में दक्षता प्राप्त होती है। ऐसे में कोई भी कार्य शुरू न करने से वे बेरोजगार ही रह जाते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में शिक्षा के प्रचार से लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई। फलस्वरूप दूर दराज के ग्रामीण इलाकों को छोड़कर ऐसी स्थिति आज देखने को नहीं मिलती। आज शहरी क्षेत्र में सभी जातियों के व्यक्ति स्वेच्छा से अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक कर रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि प्राचीन काल की जाति प्रथा आधारित श्रम विभाजन की व्यवस्था आंशिक रूप से आज के आधुनिक समाज में विद्यमान है। समझ आ गए दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? दास्ता, लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार दास्ता शब्द से अभिप्राय मात्र कानूनी पराधीनता से नहीं, ठीक है, बल्कि उस स्थिति से है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। लेखक के अनुसार ऐसी स्थिति कानूनी दास्ता से भी अधिक कष्टदायक है, ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार दास्ता की व्यापक परिभाषा है कि दास्ता सिर्फ वही नहीं जो दास्ता से उनका अभिप्राय मात्र कानूनी पराधीनता से नहीं, बल्कि जिसमें व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा नियमित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए दूसरों के अनुसार उन्हें वैसा कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो यही सबसे बड़ी दास्ता है। ओके, 3 क्वेश्चन हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 4 है, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद
अंबेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं, इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं, इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं। ठीक है, इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यद्यपि शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता विद्यमान रहती है। शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता विद्यमान रहती है, तथापि लेखक ने समता के व्यवहार को स्वीकार किया, क्योंकि कहा कि शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार किसी मनुष्य के वश की बात नहीं होते। यह पूर्णतः ईश्वर प्रदत्त है, जबकि प्रयासों की समानता मनुष्य के वश की बात है कि हम हमारे प्रयास से कुछ भी बन सकते हैं। दूसरा तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि भले ही 3 में से 2 कारण असमानता के पक्ष में हो, तो समाज को अपने सभी सदस्यों को समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराने चाहिए। यही नहीं, लेखक ने राजनीतिज्ञों के लिए भी समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने पर बल दिया। उनके अनुसार कोई समाज अपने सदस्यों को समान अवसर देकर उसकी योग्यता और क्षमता का भरपूर फायदा उठा सकता है। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सही में अंबेडकर ने भावनात्मक समतत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या इससे आप सहमत हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं जातिवाद के दंश को झेला था, क्योंकि वो स्वयं एक दलित परिवार से थे। ठीक है, वे इस बुराई को जड़ से मिटाना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए कानून मंत्री के रूप में जातिवाद के कलंक को धोने के लिए कानून भी बनाए। उन्होंने सामाजिक स्तर पर इसके उन्मूलन के लिए प्रयास भी किए। वे न केवल जातिवाद को मिटाना चाहते थे, बल्कि समाज में भावनात्मक एकता व समता की भावना के भी पक्षधर थे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो थे खुद दलित परिवार से थे, तो इन्होंने वो सब चीज़ें बहुत अधिक झेली थी। तो ये समाज से जाति प्रथा के भेदभाव को मिटाना चाहते थे, और उसके साथ साथ ये समाज में भावात्मक एकता तथा समता की भावना के पक्षधर भी थे। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक आदर्श समाज की कल्पना की। उनके अनुसार भौतिक सुविधाओं की समता के बिना जातिवाद का उन्मूलन अधूरा है। अतः वे जाति स्तर पर समाज के हर सदस्य की प्रतिष्ठा और संपन्नता को महत्व देते थे। हम लेखक के इन प्रयासों से पूर्णतः सहमत हैं कि जिस तरह उन्होंने समाज के हर वर्ग के प्रति प्रेम और सद्भाव रखते हुए देश में को जातिवाद से मुक्त कराने का प्रयास किया, उनके लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। ठीक है, समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को देखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं। इस भ्रातृता शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे? देखिए, लेखक ने कहा कि लेखक के अनुसार मेरे सपनों का आदर्श समाज, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जिसके लिए 3 तत्वों का होना उन्होंने अनिवार्य माना। वो 3 तत्व क्या क्या थे? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृता।
उनके भ्रातृता तत्व में स्त्रियों को सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि लेखक का मूल प्रयास जातिवाद उन्मूलन है, जातिवाद को समाप्त करना, समाज के सभी सदस्यों के अधिकारों एवं मेल जोल के प्रयास में संभवतः लेखक स्त्रियों को भूल गए। लेखक ने इस शब्द को भाईचारे के रूप से स्पष्ट करते हुए इसे समाज के उत्थान में आवश्यक माना है। भाईचारे के रूप में इसे स्पष्ट करते हुए इस शब्द को समाज के उत्थान में आवश्यक माना है, लेकिन इसमें स्त्रियों की भूमिका संदिग्ध है। ठीक है, हमारे विचार से भ्रातृता शब्द के स्थान पर मेल जोल, भाईचारा, बंधुता शब्द उपयुक्त रहता, क्योंकि यह शब्द पुरुष जाति तक ही सीमित नहीं है। इस शब्द का अर्थ विस्तार स्त्री पुरुष दोनों को समाहित है। भ्रातृत्व के स्थान पर भाईचारा, मेल जोल, ठीक है, शब्द उपयुक्त रहता। ये सिर्फ पुरुषों तक ही फिर सीमित ना रहता, स्त्री पुरुष दोनों को समाहित करता। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, अंबेडकर ने जाति प्रथा के भीतर पेशे के मामले में लचीलापन न होने की बात तो की है। उस संदर्भ में शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा पर पुनः विचार कीजिए। ठीक है, शेखर जोशी की कहानी पढ़ी थी आपने, गलता लोहा। डॉक्टर अंबेडकर जाति भेद का उच्छेद अध्ययन में जाति प्रथा के भीतर लचीलापन न होने की बात कही है। इस अध्याय द्वारा लेखक जाति प्रथा के अनुसार पेशा निश्चित होने के दुष्परिणाम समाज के सामने रखते हैं कि जाति प्रथा के आधार पर अगर पेशे व्यक्तियों को चुनने पड़े तो इससे बहुत अधिक दुष्परिणाम होंगे। ठीक है, शेखर जोशी ने गलता लोहा, कक्षा 11वीं में कहानी है गलता लोहा में जाति प्रथा से होने वाली हानि पर संकेत कर उच्छेद की बात कही है। मोहन ब्राह्मण वर्ग का कुशाग्र बुद्धि बालक होता है और धन्नाराम जो होता है वो एक शिल्पकार लोहार परिवार का मंद बुद्धि बालक। मोहन पढ़ाई में होशियार होता है, लेकिन मोहन के न चाहने पर भी उसके पिता अपने मित्र के साथ उसे पढ़ाई के लिए लखनऊ भेज देते हैं। वहाँ उसका मन नहीं लगता, अतः अपूर्ण पढ़ाई पर वह वापस आ जाता है। धनराम को मास्टर के द्वारा 13 का पहाड़ा याद करना दिया जाता है, किंतु वे बार बार प्रयत्न करने पर भी उसे याद नहीं कर सकता। मास्टर जी द्वारा कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। वे उस पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा। अतः पढ़ाई में कमज़ोर धन्नाराम को उसके पिता ने धोखनी, फूंकने व सान लगाने के काम में लगा देते हैं। मोहन लखनऊ से वापस आने के बाद शिल्पकार टोले में जाकर धन्नाराम से मिलता है। उसके साथ भट्टी पर काम पर लोहे को गोलाकार रूप देता है। ठीक है, जिस शिल्पकार टोले में जाना ब्राह्मण वर्ग के लोग पसंद नहीं करते थे, वहीं वे अपने मित्र धन्नाराम से मिलने जाता है। उसके साथ जाति से साथ बैठकर काम कर जाति प्रथा का उच्छेद करता है। मोहन द्वारा लोहे के काम में दक्ष होना भी अपनी जाति से भिन्न पेशे को दर्शाता है। इस प्रकार लेखक ने गलता लोहे में काम में दक्ष होना भी अपनी जाति से भिन्न पेशे को दर्शाता है। इस प्रकार लेखक ने गलता लोहा अध्याय में बाबा भीमराव अंबेडकर के अध्याय जाति प्रथा का उच्छेद के समान अपने भाव प्रकट किए हैं। दोनों अध्यायों में लेखक का उद्देश्य जाति प्रथा के दुष्परिणाम बताकर उनका विच्छेद करना ही रहा है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझा दिए हैं। अब मैं इसकी PDF आपको सेंड कर दूंगी, और जो भी वर्क आपको कराया जाता है उसे सकारात्मक दृष्टि से आप लें और सारा काम डेली का वर्क आप डेली करते रहें। कोई भी डाउट हो, अपने डाउट्स को आप ज़रूर क्लियर करें। ओके बेटा, ये चैप्टर आपका
कंप्लीट हो गया। थैंक यू।